आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। हर साल की तरह इस साल भी मुबारक सलामत के शोर में सिंध का सूबाई बजट पेश कर दिया गया, जिसके बाद अवामी नुमाइंदों अवामी मसीहाओं की तरफ से मुबारक सलामत का एक शोर समझ गया है। खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस अवाम दोस्त इन्वर्टेड कॉमाज में अवाम दोस्त बजट को पेश करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद भेजी है। उनका कहना है कि अवाम दोस्त बजट पेश करके हुकूमत सिंध ने तरक्की की नई राहें खोल दी हैं, जिससे आवाम की अक्सरियत को फ़ायदा पहुँचेगा और पंजाब की तरह सिर्फ बड़े लोगों का भला होगा। जितनी मरतबा इस बयान में आवाम का लफ्ज़ आया है, आवाम बेचारे खुद परेशान है कि ये आवाम हैं कौन जिनका जिक्र ये खवास इस तरह से कर रहे हैं। ये हमारा आज का मौजू है। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में फिरदौस शमीम नकवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इसके साथ ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, जबकि पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आपको शरीक गुफ्तगू करते हुए मैं पूछूंगा, ये आवाम कौन है बेचारे जिनका इतनी दफ़ा इस बयान में जिक्र है, जिनको फ़ायदा भी पहुँचेगा और वो बेचारे अपने फ़ायदे से बेखबर हैं? उनका ताल्लुक उस बेसमेंट में जिसमें से 200 करोड़ निकलते हैं और उस लॉन्च का, ये वो अवाम है जो लॉन्च पकड़ी गई थी और जो बेसमेंट थी, ये वो अवाम है। ये इससे कि ये जितना बजट बढ़ता जाता है उतनी इनकी कमीशन बढ़ती जाती है और उतना पैसा इस मुल्क से लुट के बाहर चला जाता है, अवाम को तो कुछ नहीं मिलता। इसकी देखिए बड़ी वाज़े एग्जाम्पल है। 9 साल से हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये प्रोग्राम ज़्यादातर कराची में देखा जाएगा और इस यहाँ के इलाकों में। इस वक्त इस साल जो चीफ मिनिस्टर पैकेज में 3 प्रोग्राम आए हैं जो नज़र आते हैं, एक शार फैसल, एक यूनिवर्सिटी रोड और एक शार इराक। इसके अलावा 9 साल के कोई बड़ा एक काम बता दें जो नजर आया। और हर साल ये बड़ा काम किया ना जिस पे मैं और आप काफी अफसोस मिल रहे हैं, बजट पेश किया। नहीं, मैं तो वो कहता हूँ ना, कमाल है इस गवर्नमेंट का सिंध की कि ये जो कुछ करती है वो कभी किसी दूसरों को दिखाई नहीं देता। लगता है इनके पास जो है ना वो कोई ख़ास किस्म का चश्मा है कि जो काम ये करते हैं ये इनको नज़र आते हैं, आम आवाम को नज़र नहीं आते। हमें जो है येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन कोई भी मुकम्मल होती हुई नहीं नज़र आती और हमारी खून की लाइन जो है वो सिर्फ बहती चली जा रही है। वो इस साल भी पुलिस के बजट में और इजाफा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो गया। तो ये परफॉर्मेंस क्या है, ये पॉलिटिकल भर्तियाँ कब है, कब हमारा रेंजर से छुटकारा होगा? दुनिया के मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी और शहर में रेंजर्स इतने सालों से मुकीम नहीं है। ये कैसी नाअहली है सिंध गवर्नमेंट की कि वो एक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकती सिंध पुलिस। सर अगर नाअहली है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुबारकबाद क्यों दी? ये तो बड़ा सवाल आप बड़ा सीधा है। जितने नाअहल देखने वाला होगा उतने ही नाअहल होगा, तो वो इनसे ज़्यादा नाअहल है, तभी उनको ये अच्छे लग रहे हैं। इसमें कौन सी सोचने की बात है? अच्छा, और आपको लगता है ये जो सिंध हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मारते हुए पेंशन और तनख्वाहें 15% बढ़ाई हैं, इससे गरीब का कोई भला होगा? महंगाई तो 4 गुना 8 गुना हो चुकी है। देखिए, पहली एक तो ये आप जो बात कह रहे हैं वो अवाम दोस्त के, लेकिन फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू ये डेफिसिट बजट है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ने 10% दिया है इंक्रीज। इन्फ्लेशन जो है वो इस साल 4.5% है। दुनिया का कोई भी कंपनसेशन का एनालिसिस जो है वो इस तरह अक्रॉस द बोर्ड 3 टाइम्स दी इन्फ्लेशन कंपनसेशन नहीं बढ़ा सकता। गो के आपने अपने जुमले में तो अवाम की हमदर्दी हासिल की है, लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्रोग्राम ये मेजर जो है ये मेरे ख्याल से रेट्रोग्रेसिव मेजर है। इससे कि जब आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं किसी, इट्स मोर इन्फ्लेशनरी, ये तो मानते हैं ना जी। तो ये अगर आप डेफिसिट फ्री बजट के अंदर बढ़ाते। एक दूसरा चीज़ ये कि वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बैड गवर्नेंस इज गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीजेस कर लेते तो कहीं बेहतर होता। NTS की सर्विस का टेस्टिंग ले आते प्रमोशन के लिए, वो बहुत बेहतर होता। इससे कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा इस सूबे के अंदर, और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स की इनकी कैपेसिटी नहीं है टू अंडरटेक एनीथिंग। ये कोई बड़ा काम कर नहीं सकते, इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप देखें हमारा लीगल सिस्टम देखें, जो वहाँ जो जुडिशल क्लर्क्स वगैरह हैं उसको 20-20 साल 25-25 साल पुराने केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी को हुआ है। ये पैसों की जो इन्होंने तनख्वाह की मद में, देयर आर सो मेनी अदर एरियाज विच आर डिमांडिंग मनी, जिससे लोगों का ज़्यादा भला होता।
और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि इस दफा भी वही इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए किया गया है। जो रेवेन्यू इंक्रीज दिखा रहे हैं वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की दिखा रहे हैं, विच इज इन द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो बड़ा घिनौना टैक्स है। ये वो टैक्स है जो अमीर और गरीब दोनों पे लगता है और उसका नुकसान भी दोनों को, जबकि टैक्सेशन का बुनियादी असूल ये है कि टैक्स उनसे लिया जाए जिनकी आमदनी ज़्यादा होती जाए तो उनको टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत घिनौना टैक्स होता है। ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ किया, ना हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया। जितनी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, देखिए इस वक्त आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर बड़ा इंक्रीज की गुंजाइश है। इससे कि जो प्रॉपर्टी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर मानी जाती थी, जिसकी ऑफिशियल कीमत 50 लाख दिखाते हैं, वो इस वक्त जो है 10 करोड़ की है। वो 50 लाख के हिसाब से टैक्स लेते हैं, जबकि उसको अगर 10 करोड़ के हिसाब से वही परसेंटेज टैक्स लगाया जाए, उन लोगों को देने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो सर्विस पे सेल्स टैक्स लगेगा वो हर गरीब अमीर सब पे लगता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते, कंजम्पशन टैक्स क्यों नहीं लगाते? सर यहाँ पे मैं ख्वाजा इजहारुल हक को शरीक गुफ्तगू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ख्वाजा इजहार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। मैंने आपको सलाम किया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक और आवाम दोस्त बजट पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब शादमानी की क्या कैफियत है? कितने किलो खून बढ़ गया? क्या मामलात हैं? पहली चीज तो ये 1028 ट्रिलियन का बजट है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सूबे का बजट 2006 में 246 बिलियन का था। तो 2006 में जो सूबा 246 बिलियन का था, 2010 में ये शहर दुनिया का 12वां तरक्की याफ्ता शहर कहलवाया। आज 2017 में 1028 ट्रिलियन का बजट है और ये पाकिस्तान का बदतरीन शहर बन चुका है। तो आप बजट के वन लाइनर मैंने आपको असरात बता दिए हैं। तो 250 अरब रुपए जब बजट था सूबे का तो कराची 12वां शहर था तरक्की याफ्ता दुनिया का, और आज 1028 ट्रिलियन है तो कराची पाकिस्तान का बदतरीन शहर हो चुका है। माहौलियात के मामले में देख लें, पीने के पानी के मामले में देख लें, सेहत की फैसिलिटी देख लें, स्कूल की मिसिंग फैसिलिटी देख लें, लॉ एंड ऑर्डर देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें। पूरी हुकूमत या तो सुप्रीम कोर्ट में है या नैब में। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मैं आपके तवज्जुह से हुकूमती वज़रा बशमूल वज़ीर आला सिंध को चैलेंज करता हूँ, इस बजट में आम आदमी को 1 रुपए का भी अगर फायदा है तो वो मुझे साबित करके दिखा दें। सर ये कथा कलामी माफ, बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि आवाम दोस्त बजट पेश करके हुकूमत सिंध ने तरक्की की नई राहें खोल दी हैं, और आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं चेयरमैन साहब हैं, वो पार्टी के मेरे एहसान है उनका, लेकिन यकीन कीजिए इस किस्म के बयान सुन के मेरी सिंध असेंबली में भी हंसी छूट जाती है और कई बार आपने भी मेरी वो हंसी दिखाई है क्या। और मैं हमेशा इन वज़रा को कहता हूँ कि बस कर दे पगले, अब रुलाएगा क्या। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, एक ज़रई सूबा है तो क्या इस बजट के बाद आलू की, सब्जी की, प्याज की, बच्चे के दूध की ये सारी कीमतें कम हो गई हैं? नहीं कम हुई, उल्टा बढ़ गई। रमजान के अंदर क्या बहुत ज्यादा लोगों को सस्ते फ्रूट मिलने शुरू हुए? इस बजट से असर तो बताएं मुझे क्या पड़ा। ये मेरे और आपके टैक्सों का पैसा है, सिवाय मुलाजमीन के 15% के। एक बात मुझे बता दें जो इस बजट में ऐसी, और मैं एक आखिरी बात आपको और कहूं, पिछले साल भी इन्होंने यही कहा था कि ये टैक्स फ्री बजट है, अगर आपको याद हो। ये कहा मुराद अली शाह साहब ने कि ये टैक्स फ्री बजट है। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैंने उस टैक्स फ्री बजट में से 16 मुख्तलिफ कमोडिटीज पे टैक्स बेनकाब किया था अपनी तकरीर में, जिसके बाद आप तमाम लोगों ने मुझे टॉक शो में लिया और फिर मैंने सिंध गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, अगर ये टैक्स फ्री बजट है लास्ट ईयर का तो या तो फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा दे या मैं इस्तीफा देता हूं। उससे पिछले साल 18 चीजों पे इन्होंने टैक्स लगाया। तो टोटल सिंध के अंदर अब कोई एक कमोडिटी ऐसी नहीं है जिस पे टैक्स ना हो और उस टैक्स में इजाफा ना हो। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि एक इंतहाई
लूट खसूट का बजट है, अवाम के खून निचोड़ने का बजट है, अवाम से पैसे लेने का बजट है, अवाम को देने का बजट कुछ भी नहीं है ये। इसीलिए इस बजट को दलील की बुनियाद पर, इस बजट को फिगर्स की बुनियाद पर, डिलीवरी की बुनियाद पर, बदइंतजामी की बुनियाद पर हमने मुस्तरद किया। चले नासिर हुसैन शाह को शरीक गुफ्तगू किए लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिर शाह साहब अभी तक नहीं है हमारे साथ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बजट तकरीर में भी वज़ीर आला सिंध जो है वफाक से शिकवा करना ही रहे, मुख्तलिफ बातों के ऊपर, कभी हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती, कभी हमारे प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया जाता है, थिंग्स लाइक दैट। क्या ख्याल है आपका कि वाकई सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, या ये वाकई सिंध हुकूमत है जो सिंध, सिंधियों, कराची और कराची वालों के साथ इस्तेहसाल करने पर तुली है? असल में मैं सबसे ये कहता हूँ कि जो ज़्यादती की जा रही है वो आइडेंटिफाई कर दी जाए। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का फैसला नहीं होगा, यही शिकायत है ना, और तो कोई शिकायत नहीं है। तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो गया। मकसद, डू टू अदर्स व्हाट यू आर विलिंग टू डू योरसेल्फ। कराची का शिकवा क्या है कि कराची जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिक, कहते हैं ना, शहरग है, और फेडरल गवर्नमेंट का 64% और सिंध गवर्नमेंट का 80% रेवेन्यू का जिम्मेदार ये शहर है। और इस शहर को इसका जायज़ हिस्सा नहीं मिलता, और इस शहर की बदहाली इस चीज़ की निशानदेही करती है कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान का अब कोई बड़ा शहर कराची से ज़्यादा बुरी हालत में नहीं है। ये बजट जो है सर, ये सकाफत और सयाहत के लिए जा रहा है। ये मुझे बताइएगा इज़हार साहब, सकाफत और सयाहत के लिए 2 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपके ख्याल में ये जो 2 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम है, ये जो घूमने फिरने की मद में इस्तेमाल की जाने वाली है, इससे सिंधियों को, सिंध को, कराची वालों को और कराची को कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है? कितनी टूरिज्म डेवलपमेंट हो जाएगी? सकाफत का ये हाल है कि मकली उजड़ गया है, मोनजोदड़ो से जो नवादरात हैं वो भी चोरी हो रहे हैं, और ये जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है और फिर यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने आके गवर्नमेंट को ये बताया कि भाई ये जो चीजें हैं, जो मुर्दों का सामान है, वो भी चोरी करके ले जा रहे हैं आप लोग। और ये सकाफत का आलम है कि 2 साल पहले आपको याद होगा कि हुकूमती खर्चे के ऊपर एक सकाफती इंटरनेशनल शो मुनक्किद किया गया था, और उसमें ये वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट का पैसा है जिसमें 2 अरब रुपए खर्च हुए, वापस किया जाएगा। बिलावल साहब ने भी उसका नोटिस लिया, बल्कि इनफैक्ट बिलावल साहब से ही उसका इफ्तिताह करवाया। यकीन कीजिए, ना उस 1 रुपए का 2 अरब में से सिंध को कोई फायदा हुआ, ना सिंधियों को कोई फायदा हुआ, ना बैनुल अक़वामी तौर पे सिंध की कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक टूरिज्म, कोई एक कमोडिटी डेवलप हुई। ये इस बार भी रखा है इन्होंने। अब मैं आपको बताऊं इस बजट में है क्या। ये बजट रखा है इलेक्शन के लिए। हर वजीर को, हर वजीर के मुशीर को और हर मुशीर के चमचागीर को इन्होंने कंस्टिट्यूएंसी वाइज पैसा बांटने के लिए बजट रखा है। कराची में जो ठेके दिए गए, जो 12 करोड़ की तारिक रोड थी वो 60 करोड़ में बन रही है। यूनिवर्सिटी रोड पे 40 करोड़ की बंगलिंग है। ये सब इलेक्शन के पैसे देने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ हलकों में लोगों को एडजस्ट किया है। सर यहाँ मैं आपको कथा कलामी माफ करूंगा सर, यहाँ पे वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ख्वाजा इज़हार साहब, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुबारक हो, बिलाखिर वो वादा जिसका इंतज़ार था वो बिलाखिर पूरा हो चुका। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मुझे बताइए, ये इतना मौरकतुल आरा जो बजट पेश किया गया है उसके बाद तो बड़ी थकन हो गई होगी ज़ाहिर है, इतना तारीखी डॉक्यूमेंट बनाना, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, उसके बाद लोगों को इतनी मीठी मीठी बातें करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन 9 साल से करते करते अब तो आदत हो गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक तो माजरत थोड़ा देर से ज्वाइन करने की, लेकिन बजट
इस दफ़ा भी बहुत कोशिश करके बेहतरीन अपने तौर पर जो हम समझ रहे हैं कि हमने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। ये आपने मतलब अगले सवाल की गुंजाइश ही खत्म कर दी अपने तौर पे, और जो आप समझ रहे हैं कुछ ज़रूर उसमें खामियां कोताहियां रहती हैं और ज़रूर उसकी बेहतरी की गुंजाइश भी है, लेकिन इस तरह का बजट जो इस वक्त पेश किया गया और पहली दफ़ा 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बजट सिंध सूबे का पेश किया गया, जो एक बहुत अच्छी बात है और ज़ाहिर है इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और बाकी कुछ दोस्त तो हमारे इस पे तनकीद ज़रूर करेंगे, लेकिन हम कोशिश है हमारी कि इसको बेहतर तरीके से किया जाए। जो हमने इसमें जो भी चीज़ें रखी हैं और इसमें हम सबको मिलके काम करना है। सर, आपने इसमें जो चीज़ें रखी हैं वो मैं थोड़ा सा गोशगुजार किए देता हूँ आपके। एक खबर बताती है कि सादगी के फ़रोग के लिए वज़ीर आला हाउस के अखराजात में 2 अरब की कमी कर दी गई है। सेक्रेटेरिएट के लिए 52 करोड़ खर्च का तखमीना, गवर्नर हाउस, वज़रा, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के लिए मख्तस रकम बढ़ा दी गई। अभी भी ये रकम जो है वो 10 अरब 11 करोड़ 94 लाख 70 हज़ार रुपये है, यानी गैर तरक्की अखराजात की मद में। आपके ख्याल में जिस सूबे में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, भूखा है, भूख है, गवर्नेंस कहीं नज़र नहीं आती, आवाम जो है वो सर पकड़ के रो रहे हैं, और वहाँ बिलावल साहब जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को या आपको मुबारकबाद देते हैं तो आवाम को ये बात किसी तमाचे की तरह मुंह पे नहीं लगती कि हम तो तुझे अटखेलियाँ सूझी, हम बेकार बैठे हैं, बेजार बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा। देखिए, जिस तरह के जो आप फिगर्स कोट कर रहे हैं, एक तो आपने खुद ही कह दिया कि चीफ मिनिस्टर हाउस का जो बजट है उसको कम कर दिया गया। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि ये बजट अब भी 10 अरब 11 करोड़ 94 लाख 70 हज़ार रुपए का है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका मवाजना करेंगे पहले के बजट से जो इसमें रखी गई थी तो उसमें इसमें कमी आपको नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की जो नॉन डेवलपमेंट अखराजात या जो भी होता है, ये हर बजट में पूरी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट में जब हो तो ये वैसे ही आते रहते हैं। वो भी अपनी जगह पे हकीकत है कि पानी, गैस और दीगर तरक्याती, ज़ाहिर है हर जगह पे कोई शहद और दूध की नदियाँ नहीं बह रही और ना ही सब कुछ ठीक हो गया है, हमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन पैरेलल ये बजट रखने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसी से पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा सर, सिस्टम जो हमारा है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी एक सीक्रेट फंड की वजह से भी चल रहा है। ये मुझे बताएंगे, वो जो खुशामदी एंकर्स, खुशामदी साफ़ियों का एक जो टोला भी रखा जाता है, हर हुकूमत में होता है, ज़ाहिर इस दफ़ा भी है, आप इनकार मत कीजिएगा वरना ये बहस ज़रा तूल पकड़ जाएगी। उनकी खिदमत के लिए इस दफ़ा कितनी रकम मख्तस की गई है, किसको प्लॉट देने का इरादा है और किसको क्या देने का इरादा है, ये मत समझिएगा मैं अपनी एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। देखिए, नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि प्लाट जो हैं वो इस गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसमें तो किसी को नहीं दिए गए। हमारी पहले की पॉलिसीज़ थी, एक सहाफ़ियों के लिए पूरी कॉलोनी, वाहिद किसी को प्लाट देने की कोई पॉलिसी नहीं है। हमने इस तरह की सोसाइटियों का ऐलान ज़रूर किया हुआ है जो सब लोगों के लिए हो, जिसमें सब सहाफ़ी हों या मुख्तलिफ जिससे रखते हों लोग, मुख्तलिफ किस्म की। सहाफ़ियों के ऊपर तो एतराज़ ही नहीं है ना, सहाफ़ी तबका भी ज़ाहिर है कि वो आवाम में से ही आता है, लेकिन मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ खुशामदियों की, लेकिन यहाँ कॉलम भी खुशामद में लिखते हैं, वो जो खुशामद में प्रोग्राम भी करते हैं, ऐसा कोई तबका एग्जिस्ट करता है? आपकी नज़र में जो इस तरह की कोई जो लिस्ट आप कह रहे हैं, ऐसा कोई तबका हमारे यहाँ नहीं है, ना ही हमने किसी को इस तरह की कोई रिश्वत देने के लिए कोई प्लाट रखे हैं। प्लाट परमिट की सियासत जो है ना वो यहाँ पे नहीं होती, ये एक परसेप्शन सा बना हुआ है। लेकिन मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपको पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपके नेटवर्क को, उनके सामने ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिसमें हमने किसी ऐसे खुशामदी को प्लाट दिया और प्लाट देने से पहले या बाद में कुछ कॉलम अपने बारे में लिखवाए या कुछ प्रोग्राम कराया, तो हम हाजिर हैं। सर वो पहले भी 5 अरब, पहले वाले वजीर भी बेचारे 5 अरब रुपए के ऊपर अभी तक वो भुगतान भुगत रहे हैं और फिर उसके बाद वो ताजपोशी भी की गई थी। चले खैर, बहरहाल आपने डिनाइल दे दिया तो मैं मान लेता हूँ इसी मासूमियत। आपने एक मिनट आपने उसका जिक्र कर ही दिया
तो उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं है। नहीं साबित और कैसे ये होगा सर? मतलब बात जाहिर है। किसी पे इल्ज़ाम लगाना और बात होता है, उस पे उसका सबूत या उस पे जैसे बिल्कुल हो जाए कि जी इसने बिल्कुल किया, ये नहीं। अभी कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस सर वो सफाई के भी तो कुछ नंबर्स होते थे ना स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे, आपको याद होगा। जो रबड़ होते थे निशान छोड़ जाते थे। अच्छा ख्वाजा इजहार साहब, सर मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आला हाउस के अखराजात में तो कमी कर दी गई, हातिम ताई की रूह भी यकीनन खुश हुई होगी। ये एक और काम किया गया, 10,000 पुलिस एहलकार भर्ती करने का फैसला भी किया गया है। अब आप समझते हैं कि वाकई अमन व अमान की सूरत हाल जो पहले ही दिगरगू है उसमें कुछ बेहतरी आएगी? और दूसरा, ये 10,000 पुलिस वालों में से पीपल्स पार्टी के कितने होंगे, ANP के कितने होंगे, मुत्तहदा के कितने होंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि बजट तकरीरों से नहीं, आवाम के ऊपर पड़ने वाले असरात से साबित होता है। और ये असर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, बजट आने से पहले पड़ जाता है। वजीर आला साहब ने जर्मन चांसलर मर्कल की मिसाल दी थी और बड़ी लंबी चौड़ी कोई डेमोक्रेसी की कोर्ट मर्कल की पढ़ के बता रहे थे, जिसका मैं जवाब तकरीर में दूंगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि नासिर शाह साहब के थ्रू के जर्मन चांसलर ने रमजानों में तमाम के तमाम मुसलमान स्टोर्स के ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, अमन अमान का मसला तो तब आएगा ना कि जब लोगों की जानों की हिफाजत होगी। यहाँ जिंदा ही कोई नहीं रह रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर कि इतने बड़े माशाल्लाह आप सूबे के अंदर इतने दावे करते हैं। जिस सूबे का बजट 250 अरब रुपए था, आटा 13 रुपए था, आज उस सूबे का बजट 1028 रुपए। आटे की प्राइस क्या है? आलू की प्राइस एक आम आदमी के कुव्वत खरीद से बाहर क्यों? प्याज क्यों महंगी है? गरीब आदमी टमाटर क्यों नहीं खा सकता? फ्रूट की मैं बात तो शाह साहब से करूंगा ही। मैं एक एक महकमे के ऊपर अपनी तकरीर में इस हुकूमत को चैलेंज करूंगा। एक एक वजीर को मैं अपना इस्तीफा रख के उसका इस्तीफा चैलेंज करूंगा। सर वो आपकी बात कन्वे हो गई, काइंडली जरा पुलिस वाला जवाब दे दीजिएगा। इसमें 10,000 में से MQM के कितने, पीपल्स पार्टी के कितने, ANP के कितने, और क्या इससे कोई बेहतरी आएगी अमन ओमान में? देखिए, मैं तो आज भी आपसे कह रहा हूँ, ना हमारी भर्तियों से पिछले 9 साल से कोई ताल्लुक है, ना SHO की ट्रांसफर पोस्टिंग से हमारा कोई वास्ता। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको किसी ने, ऐसा जरूर हुआ है कि कुछ कराची के लोगों ने 7-7 लाख रुपए देके सिपाही भर्ती हुए, अगर आप उनको भी पैसे लेके जिन्होंने भर्ती, कराची के जो लोग हैं, चाहे वो आप उन्हें MKM के नहीं है, कराची के नहीं, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने पैसे लिए और पैसे लेके भर्ती की, हमारी तरफ से उन्हें निकाल दें। हमारा एक आदमी सियासी तौर पे पुलिस में नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, IG सिंध ने पिछले दिनों जो भर्तियां की हैं और जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो रही है फौज के ट्रेंड प्रोसीजर के तहत, मैं समझता हूँ अगर IG सिंध साहब रहे, वही प्रोसीजर रहा, तो शायद कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सर पैर रखकर IG साहब को भगाने की कोशिश की जा रही है, तो अच्छे अफसरान न पुलिस में अब आगे आते हैं, न पुलिस की कमांड संभालने का हौसला करते हैं। तो ये भर्तियां भी जो हैं, ये खाली कागजी कार्रवाई होगी, सामने अमान से कोई ताल्लुक नहीं। सर IG की बात करके आपने दुखती रग पे शायद हाथ रख दिया। नासिर हुसैन शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनकी मुस्कुराहट का सबब जानेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से वक्फे का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब और ख्वाजा इज़हारुल हसन। नासिर साहब, ये मुझे बताइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले, एक तो माशाल्लाह आपके लबों पे मुस्कान थी, अल्लाह ताला उसे बरकरार रखे। दूसरा ये मुझे बताइए कि पुलिस के ज़रिए 2.5 अरब आमदनी की तवक्को के हवाले से एक ख़बर ये मेरा मुँह चढ़ा रही है। एक तो ये पुलिस के ज़रिए जो आमदनी हो रही है ये किसकी है, और दूसरा पुलिस तो अपनी आमदनी में वैसे भी कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करती, उसकी आमदनी को लेकर के इतनी चहल पहल क्यों? एक तो ख्वाजा इज़हार साहब बैठे हैं और मेरे काबिल एहतराम हैं और हमारे अपोजिशन लीडर हैं, तो ज़ाहिर है वो इस तरह की कुछ बातें तो ज़रूर करेंगे मोहब्बत भरी। मुझे उनका बहुत एहतराम है। सर वो ताना दे रहे थे, मोहब्बत नहीं थी। बात करें, आमदनी वाली बात जो है
वो कौन सी किसी बजट में निशानदेही के ये इनकी इतनी आमदनी है पुलिस वालों की? जी सर, हुकूमत ने आइंदा माली साल में जुर्मानों, ड्राइविंग लाइसेंस फीस और मुख्तलिफ इदारों को दी गई खिदमत समेत महकमा पुलिस के जरिए आमदनी का तखमीना तकरीबन 75 करोड़ इजाफे के साथ 2 अरब 45 करोड़ लगाया है। यानी ये भी आवाम की गर्दन पे चलेगी छुरी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। खवास का तो जुर्माना कहाँ होता है? आपका कभी जुर्माना हुआ है? कि जी मैं आपको बिल्कुल हुआ है सर। मैं आपको एक ये वजीर बनने से पहले हुआ होगा क्या सर? होता था एकदम सर, वो अगर कभी उसके बाद मैंने कभी वो ओवर स्पीडिंग नहीं की ना सर, ना ही सिग्नल तोड़ा है, ना ही कोई जिस तरह की हरकत की है जो मेरा चालान हो। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि एकदम से इजाफा हुआ है इसमें। उसकी वजह क्या है कि पहले मैनुअल होता था, उसमें ये लोग बेनिफिट लेते थे खुद, लेकिन गवर्नमेंट के ख़जाने में कुछ नहीं आता था। तो उसको बेहतर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको बेहतर किया गया है और इस तरह का सिस्टम रखा गया है कि ये डायरेक्ट ख़जाने में जमा हो। इस वजह से इसमें इंक्रीज़ हुआ भी है। अगर आप यही बजट पिछले साल का भी निकाल लें, 2-3 साल पहले का, तो इससे पहले तो बहुत कम था, लेकिन उसके बाद इसमें बतदरीज अच्छा इजाफा होता रहा है। चले ख्वाजा एजाज साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि कराची में अमजद साबरी म्यूजिक और कव्वाली इंस्टीट्यूट पर उसकी तामीर पर 6 करोड़ रुपए के अखराजात का जो है वो अंदाज़ा लगाया गया है। आपके ख्याल में 6 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग बना करके और बिलावजह बैठ करके ये टाइम पास करने के लिए अगर ना किया जाता, उससे बेहतर ये नहीं था, हालांकि ये बजट के ज़िम्न में नहीं आता सवाल, लेकिन उससे बेहतर नहीं था कि अमजद साबरी की फैमिली को जो बेचारी इनसिक्योरिटी की वजह से जिसने आसमान सर पे उठाया हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं मगर कुछ कुव्वतें उनको रोक रही हैं, अमजद साबरी मरूम को इंसाफ दे दिया जाता, उनके कातिलों का पता चला लिया जाता, ये 6 करोड़ रुपए की बर्बादी की क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये तो आप मैं क्योंकि अमजद भाई मेरे आपके हम सबसे बड़े अजीज हैं और मैं समझता हूँ कि अमजद भाई के नाम के ऊपर मैं ज़ाती तौर पे शक नहीं करना चाहता, और अगर उनके नाम पर कोई ऐसी पद इंतजामी होगी तो वो ज़ाहिर अल्लाह को जवाब दें। लेकिन मैं तो आपको एक और फिगर देता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहबा के प्राइवेट घर को 1 करोड़ रुपए और स्पीकर साहब को 5 करोड़ रुपए। ये करें सवाल शाह साहब से। सर ये शाह साहब, ये डायरेक्ट सवाल आपकी तरफ फेंका गया है और ये सवाल करने वाले हैं ख्वाजा एजाज साहब। आप यकीन जानिए मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। 5 करोड़ और 1 करोड़ और उस पर बिलावल साहब का वो ताना, मैं बयान नहीं कहूँगा, उसे ताना कहूँगा कि ये आवाम दोस्त बजट है। हल्के के अवाम पे 100 रुपए खर्च करते हुए लोगों की जान जाती है, अपने ज़ाती घर पे 1 करोड़ और 5 करोड़ क्यों? एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ज़ाती घर नहीं होते, ज़ाती घरों पे ये अखराजात नहीं होते, ये सरकारी घर हैं। कल को कोई भी इसमें एज ए डिप्टी स्पीकर और एज ए स्पीकर आ सकता है, तो ये कोई ज़ाती घर नहीं है। ठीक है, लेकिन सर 1 करोड़ की फजूल खर्ची की जरूरत क्या है? स्पीकर साहब का नहीं, फजूल खर्ची की बात नहीं है, इनके नहीं है जो ऑफिशियली घर है। स्पीकर साहब अपने घर पे रहते हैं, इसलिए जो इस दफ़ा रखा गया है ये जो आइंदा आने वाले स्पीकर्स हैं उनके लिए, वो तो अपने ज़ाती घर में रहते हैं। अगर ज़ाती घर पे 5 करोड़ रुपया वो खर्च की कोई इस तरह की बात है जो बिल्कुल नहीं है, तो फिर तो गलत बात है। अवामी नुमाइंदा, वो अवामी नुमाइंदा जो बराह रास्त अवाम का मुंतखब करता है, अवाम को जवाबदेह है और अवाम भूख से मर रही है, वो 5 करोड़ रुपए के घर में रहता है। इससे कतई नजर के वो घर जाती है, सिफाती है या किसी का भी है, आपके ख्याल में ये जेब देती है ये चीज मौजूद दुनिया में? मैं एक सवाल कर लूं? देखिए ये एक सवाल कर रहे हैं मेरे ख्याल में जी ख्वाजा साहब फरमाइएगा सर। पूछ लें फिर एक दफा ही मैं जवाब दे करूंगा कि आइंदा, क्योंकि मेरी आपकी मोहब्बत ऐसी है, मैं जब आप आएंगे तो मैं माजरत कर लूंगा चैनलों से। ये बताएं, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सरकारी घर कहाँ वाक़ हैं और कौन सी स्कीम में ये बने थे? मैं अपनी मालूमात के लिए जानना चाह रहा हूँ, ये सरकारी घर है? जी मैं बिल्कुल आपको, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इनके घर थे ही नहीं। ये जो 5 करोड़ इनके घर के लिए रखे गए हैं कि जो अब स्पीकर साहब का घर बनेगा, वो जिसमें हो सकता है कल आप स्पीकर बन के बैठे सर उसमें, या कोई आप कोई और आ जाए तो सब हमारे स्पीकर सर ख्वाजा साहब सर एक चीज, अच्छा नासिर साहब ये मुझे बताइएगा, ये हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इतने मफलूकुल हाल, इतने मुफलिस, इतने कल्लाश वाक़े हुए थे कि अभी तक वो घर में नहीं, देखें मैं आपको देखें इस पे मुझे
आपकी इस बात पे थोड़ा सा एतराज है। इस नहीं वजह सर से ठीक कि है, वो ज़ाती लेकिन वो तौर कहाँ पर रहते थे नहीं अब ले तक? रहे, ना ही वो मफलूक हाल हैं, लेकिन ये एक सरकारी घर जो है उनके लिए है, ऐसा नहीं है। और आपने बात की थी पुलिस की, मेरे ख्याल में आप पूछना चाह रहे थे, यहाँ वो सवाल की गुंजाइश नहीं है। नहीं, अब मुझे आपने ये बता पहले दीजिए, चलें निशानदेही अब कही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर ये मुझे बताएं, मेयर कराची साहब का शिकवा है कि 183 स्कीमें भेजी, एक भी बजट में शामिल नहीं की गई। कराची 150 अरब रुपए टैक्स देता है, लेकिन शहर की तामीर और तरक्की के लिए सिर्फ 40 अरब रुपए मख्तस किए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं एक बात की वजाहत करूं कि कराची के लिए 70 बिलियन से ज़्यादा रखे गए हैं। ये एक मिसपरसेप्शन है जो क्रिएट किया जा रहा है। बाकी काफ़ी ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और उन पर रखे गए हैं। मेयर साहब के लिए भी मुझे बहुत एहतराम है, उन्होंने अपनी इसकी, मैं सिर्फ एक बात हमेशा कहूँ, अगर इजहार भाई बुरा ना मान जाएं, कि अभी जो थोड़े अरसा पहले जो ये पैकेज सिंध गवर्नमेंट ने दिया था 10 अरब का, जिसमें भी इस वक्त तक 7 अरब खर्च हुए हैं, उनकी कारकर्दगी देख लें, और जो पता नहीं कितने अरब KMC ने अभी खर्च किए हैं उनकी कारकर्दगी देख लें और उनका रिजल्ट देख लें। तो ये मेयर साहब भी, उनकी काफ़ी स्कीमें कैटर की गई हैं, और अगर कुछ रह भी गई हैं तो डिस्ट्रिक्ट ADP भी आता है। ख्वाजा साहब उस बात को समझते हैं कि एक प्रोविंशियल ADP होता है, एक डिस्ट्रिक्ट ADP होता है, उसमें अगर कोई ऐसी स्कीमें रह गई हैं मेयर साहब की जो बहुत ज़रूरी हैं तो उसमें ज़रूर इंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मंसूबों के लिए भी भारी रकम मख्तस की गई है। ऑरेंज लाइन मंसूबे, स्कूलों को शमसी तवानाई की फराहमी, ये वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एयर कंडीशन बसेस तो ज़माने से, जब से मैं स्कूल जाता था तब से चल रही हैं। एयर कंडीशन का मतलब वो एयर कंडीशन नहीं, मैं उन बसों की बात कर रहा हूँ जिनमें शीशा तक नहीं है, हवा हर जगह से अंदर आ रही होती है। आपके ख्याल में जितनी हुकूमतें आई हैं और पिछले 9 सालों से जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मौजूद है, खुद MQM भी कई बार गाए बगाए ट्रांसपोर्ट के महकमे पर काबिज रह चुकी है, ये मुझे बताएंगे सर कि ये AC बसेस को जो आवाम को फराहम की गई हैं, इनसे कब निजात मिलेगी, क्या उम्मीद की जाए? पहली चीज तो ये कि एक चीज आपने बड़ी महसूस की होगी, कराची के मेयर और कराची का जिक्र आप देखें, सिंध गवर्नमेंट ऐसे करती है जैसे कराची अलग है और सिंध अलग है। आप देखें किस तरह कंपेयर किया जाता है, वजीर आला साहब हों, वजीर बल्दियात हों, देखें जी कराची की ADP में ये हुआ, हमने ये किया, उन्होंने ये किया, हमने ये किया। आपको ज़हनी तौर पे इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि कराची की ओनरशिप सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि कराची को कंपटीशन की हैसियत से पूरे सूबे का चीफ मिनिस्टर एक मेयर से कंपटीशन करता है। तो ये तो एक माइंडसेट में वैसे ही गुफ्तगू में महसूस कर रहा था, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। दूसरी अहम बात ये कि देखिए, आप मेरे भाई ये भी ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर रहे, इनसे पहले मैंने 5 मिनिस्टर देखे ट्रांसपोर्ट के इस 9 साल में, और ये भी हमारे मौजूद भाई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बेचारे सिसकियों आहों में चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, नासिर शाह साहब दिल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे अल्फाज नोट कीजिए, ये सिसकियों आहों और ख्वाहिशें लेकर ये मिनिस्ट्री से फारिग हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। असल में सिंध में 2 मेयर हैं, एक मुंतखब मेयर है, एक ख्वाहिश के लिहाज से मेयर है। सिंध में वजीर आला हैं 4-5, कुछ मुल्क के अंदर हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है हमारे वजीरों के लिए, 4-5 वजीर आला को खुश करना। 2 मेयर लेके सूबे को चलेंगे, एक ख्वाहिश के तौर पे मेयर है, एक मुंतखब मेयर है। सर इतनी संजीदा गुफ्तगू को आपने पता नहीं कहाँ मोड़ दिया। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताइए, PPP ने अवामी नुमाइंदों अहदेदारों पर सालाना फीस आयद कर दी। वजीर आला सिंध 25 लाख, स्पीकर सूबाई वज़रा 10 लाख, डिप्टी स्पीकर 5 लाख फंड जमा कराएंगे। बिलावल भुट्टो ने इजाज़त दे दी। ये तो कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाएगी सर, मतलब वो अवामी स्कीम जिनके नाम पर वो उनको दी जाएगी, वो दोबारा उधर से हाथ घुमा करके वापस ले ली जाएगी, तो अवाम किधर गए? देखिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं आप अच्छा कुएं में, मिट्टी में, या इस स्कीम में? आपके तवस्सुत से नहीं, इस बात में, इस खबर में, इस फजूल खबर में कोई सदाकत नहीं है। कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस ना आई हैं, ना इस चेयरमैन साहब ने कोई उसकी इजाज़त दी, या कोई ऐसा प्रपोजल है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब 25 लाख देंगे, वज़रा 10 देंगे।
ये ऐसी कोई बात ये नहीं। अखबार की डिक्लेरेशन अभी तक मंसूख नहीं हुई है सर, आप ही की की निगरानी में काम कर रहे हैं ये सब। असल में मसला ये है कि अब इतने सारे अखबारों, हमसे तो बहुत मोहब्बत रहती है, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमसे तो प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी आप सबकी बहुत मोहब्बत रहती है, जिसके हम बड़े शुक्रगुजार रहते हैं हमेशा। तो इस तरह की खबरें कई दफ़ा मुख्तलिफ ऐसी अथेंटिकेट बना के छाप दी जाती हैं या पेश की जाती हैं कि जैसे जी बहुत उसमें सदाकत है, कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन हम क्या करें, हम आज़ादी सहाफ़त का बहुत एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरह वफाकी हुकूमत पैमरा को यूज़ करती है या कोई और कवानीन का होता है, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। ये फैसला अवाम करता है, उनको झूठ सच का पता चल जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, और इसमें कोई सदाकत नहीं है जो आप खबर कह रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो टाइम हो तो मैं कुछ इजहार भाई का रिस्पॉन्ड कर दूं कुछ। सर जो इजहार भाई कह रहे थे कि ये कराची और इंटीरियर की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। हमें ये बात करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमेशा कहा जाता है, बल्कि इस दफ़ा भी जब बजट पेश हुआ, बगैर पढ़े बगैर उसको देखे कह दिया गया जी कराची के साथ बड़ी ज्यादती हुई, सिर्फ 12 अरब दिए। आप निकालें अपनी, आपके पास मीडिया पे रिकॉर्ड है। और यही मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है इजहार भाई, इन्होंने ही बाहर आकर असेंबली के बाहर आके उस वक्त कहा था, दूसरे दोस्तों ने हमारे कहा था। इसीलिए हमें ये बताना पड़ता है कि भाई 12 अरब नहीं है, 70 अरब से ज़्यादा है, और सिंध पूरा है और कराची उसका हिस्सा है। तो हमें पूरे सिंध में तरक्की का जाल बिछा रहे हैं और कराची भी उसमें शामिल है। सर जाल तो वाकई बिछा दिए, अब देखना ये है कि अवाम इस जाल से निकलते कैसे हैं। कराची वालों के हाल पे सूबाई हुकूमत को रहम कब आता है। और आपकी मुस्कुराहट अल्लाह ताला, दोबारा मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट को इसी तरह से कायम दायम रखे। मेरी इस मत मनाइएगा, हमारे प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए अपीयरेंस देते रहिएगा, इससे दिल को तक़वियत रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। ये मन अल्लाह।